वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहर मेडिकल कॉलेज बिहार। तो इस वीडियो में हम एल्कीन्स के बारे में बात करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 2 है। इसमें एल्कीन्स, अल्काइन और बेंजीन को पढ़ के इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखो। इसमें हमने एनसीईआरटी के बारे में एक एक लाइन को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, यानी कि इसमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड एक होना चाहिए, तभी उसको हम एल्कीन्स बोलेंगे। जो जनरल फॉर्मूला है उसका वो है CnH2n, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पे कार्बन है उसके 2 गुना डबल जो है हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। एल्कीन्स को बोलते हैं हम ओलेफिन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये वाइल्ड फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट जो मेंबर है मेरा इथीन या इथाइलिन, ये वाइली लिक्विड फॉर्म करते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन में, इसलिए इनको बोलते हैं ओलेफिन्स, ठीक है। अब जो एल्कीन्स का मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो इनके बारे में हम डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, जो कार्बन का बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इनमें क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। देखो, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड्स है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, बाकी सारे बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर होता है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी याद मत करो, बस इतना मतलब ज़्यादा होना चाहिए। और पाई बॉन्ड जो है वीक होता है, इसका बॉन्ड एंथैल्पी कम होता है। अब क्यों ये स्ट्रॉन्गर होता है, क्यों वीक होता है? तो ये केमिकल बॉन्ड, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी इंसेटिव दे रखा है तो उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले दे रखा है कि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि इनमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का। देखो, अब अगर आपने केमिकल बॉन्ड पढ़ा है तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि हेड ऑन ओवरलैपिंग जो है ये हमारे सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट का ओवरलैपिंग हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और पाई बॉन्ड के बारे में दे रखा है कि ये वीकर होता है क्योंकि यहाँ पे लेटरल और साइड वेज ओवरलैपिंग हो रहा है 2p ऑर्बिटल का। तो जैसे ये आप डायग्राम देख लो, यहाँ पे हमारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है। दोनों जो हमारे ऑर्बिटल हैं 2p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे साइड वेज और लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ये पाई बॉन्ड का क्लाउड बना हुआ है। और ये मेरा पाई बॉन्ड है, ये लेटरल और साइड वेज ओवरलैपिंग है, और ये बहुत कमज़ोर होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड के, ठीक है। तो यही यहाँ पे दे रखा है सिग्मा बॉन्ड के बारे में और पाई बॉन्ड के बारे में। अब यहाँ पे दे रखा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में। देखो, जो यहाँ पे हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनमें और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है? देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और कार्बन का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा, जितना ज़्यादा मेरा स्ट्रेंथ है उतना ही छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे ही रखा है वही कि जो डबल बॉन्ड होता है ये शॉर्टर होता है और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड का ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे पता चलता है कि जो मेरा पाई बॉन्ड है ये एक वीकर बॉन्ड है। तो यहाँ पे हमारे जो भी 2p ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे वीकली बॉन्डेड हमारा प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी एल्कीन्स यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेगा। जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो भी मेरे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आके मेरे एल्कीन पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो एल्कीन्स यहाँ पे सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। जिसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अटैक करो और लेके जाओ, ठीक है। इसी के कारण एल्कीन्स में वीकर पाई बॉन्ड होते हैं, उसके कारण से हमारे ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। और जब कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इस एल्कीन से एल्कीन मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो फिर ये एल्कीन बन जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत सारा रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स अटैक करेंगे और एल्कीन में फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे दे रखा है कि जो कार्बन का डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है मेरी कार्बन का सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो यही है आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है कि कार्बन का डबल बॉन्ड के बारे में और सिंगल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बारे में। मैंने बहुत मेहनत से ये सारे एनसीईआरटी हाइलाइट्स बनाए हैं। अगर इनको आप लेना चाहते हो तो मैंने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे चैप्टर के एनसीईआरटी हाइलाइट्स बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि देख लो, इतना आप इजीली इसको नहीं पढ़ पाओगे एनसीईआरटी से। डायग्राम कहीं और है, दिया कहीं और है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बारे में। देखो, हमने जहाँ तक बात किया है तो आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। उसको सबको सारे चैप्टर के आइसोमेरिज्म को एक साथ कंपाइल करके हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अभी हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बारे में, यानी कि कैसे हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। किस किस मेथड से हम एल्कीन को अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी को एक एक लाइन को करते हुए, तो फ्रॉम एल्काइंस बना सकते हैं बाय पार्शियल रिडक्शन, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, यानी कि अल्काइल हैलाइड से, विसिनल डाइहाइड से और अल्कोहल से, इन सब में से एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले अल्काइन से और पार्शियल रिडक्शन वाले टॉपिक से। तो प्रिपरेशन ऑफ मेरे एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं फ्रॉम अल्काइंस। अगर आपने याद हो, ये स्लाइड्स आपने देखा था हाइड्रोकार्बन्स में, जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे एल्केन्स में, वहाँ पर बात करते हैं निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम जो है ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराते हैं। इनको अगर यूज़ करेंगे अल्काइंस के अंदर या एल्कीन के अंदर तो सीधा मेरा एल्केन बॉम्ब का फॉर्मेशन होगा और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा। लेकिन अगर आप प्लेटिनम BaSO4, प्लेटिनम कैल्शियम कार्बोनेट, प्लेटिनम चारकोल या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करोगे तो यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। और अल्काइन में अगर यूज़ करोगे तो वहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि पार्शियल रिडक्शन हाइड्रोजनेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। वही चीज़ को यहाँ पे पढ़ना है। हमने इस रिएक्शन को वहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। तो एल्कीन का फॉर्मेशन में अब हमको एल्कीन बनाना है तो हम इस दोनों रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अल्काइन से जो मेरा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा ये पार्शियल रिडक्शन होगा, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं है। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता तो मेरा एल्कीन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिंडलर कैटलिस्ट के बारे में। ये क्या होते हैं, तो जो भी हमारे पैलेडियम होते हैं, पैलेशियम चारकोल्स, ये इनको हम डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, तो इनका पॉइजनिंग करते हैं कि बहुत एक्सेस ऑफ सल्फर कंपाउंड या क्विनोलिन को यूज़ करते हैं और इनको हम डीएक्टिवेट करते हैं पैलिसेट चारकोल को। यानी कि आप एग्जाम में आपको ऐसा लिखा मिलेगा PD चारकोल, ठीक है। प्लेटिनम चारकोल को जब यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। और जब इसको हम अल्काइन के अंदर यूज़ करते हैं तो मेरा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। वो भी कौन सा एल्कीन, सीस और ट्रांस क्या होते हैं, अगर दोनों हमारे जो भी अल्काइल ग्रुप है अगर सेम साइड है तो सीस का फॉर्मेशन होगा, अपोजिट साइड है तो ट्रांस अल्कीन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं यानी कि प्लेटिनम और चारकोल तो मेरा यहाँ पे सीस का फॉर्मेशन होगा, सीस एल्कीन का। लेकिन अगर हम यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ये वाला रिएजेंट यूज़ करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का, तो यहाँ पे मेरा ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन है, अच्छे से याद कर लो। ये जो हो रहा है यहाँ पे मेरा पार्शियल रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। कंप्लीट रिडक्शन होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता। प्लेटिनम चारकोल डालेंगे तो सीस एल्कीन बनेगा अल्काइन से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। अगर हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ करेंगे तो ट्रांसफॉर्म बनेगा। लेकिन अगर इथाइन हो तो अगर हम यहाँ पे प्लेटिनम चारकोल डाल रहे हैं तो चलो एल्कीन तो बन गया, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, सीस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे सीस और ट्रांसफॉर्म कोई नहीं होगा। ये तभी होता है जब मेरे एक कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है। हर कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप अगर जुड़े हों तभी हम सीस और ट्रांस चेक करते हैं। अगर एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोटोप चेक नहीं कर सकते। वहीं पे है प्रोपाइन के अंदर अगर हम प्लेटिनम चारकोल ऐड करते हैं तो सीस फॉर्म बने, ट्रांसफॉर्म बने नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है GI ज्योमेट्रिकल आइसोटोप में पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों कार्बन पे सेम ही ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहीं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि विल प्रोपीन जो ऑब्टेन्ड होगा मेरा वो ज्योमेट्रिकल आइसोटोप शो करेगा, तो नहीं शो करेगा क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा पहला मेथड जो था अल्काइन से कैसे एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे तो वो हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सेकेंड वाला एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे अल्काइल हैलाइड से, डाइहाइलाइड से और अल्कोहल से हम एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। देखो हमने जो है रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, साथ साथ में जैसे जैसे NCERT में आ रहा है वैसे वैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ने में जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। पार्ट फर्स्ट में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, अब पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखो नाम ही है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें कुछ चीज़ों को रिमूव करेंगे हम, ठीक है। ये दो फॉर्म होता है इसका, एक होता है 1-1 या अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है 1-2 या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो हमको ये उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो NCERT में पढ़ना है वो है मेरा 1-2 या अल्फा बीटा एलिमिनेशन। दो फॉर्म होता है इसका, E1 और E2, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है मेरा, ये जो है इससे हम एल्कीन का प्रिपरेशन करते हैं। याद कर लो, कोई भी अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल का एलिमिनेट करेंगे तो उससे मेरा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा अभी हम देखेंगे। ये हमेशा इंडोथर्मिक होता है, हीट देंगे तो किसी चीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं और फिर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। फिर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन जो है, जो मेरा ये था, ये दो टाइम ऐसे तो बोलने के लिए दो है, E1 E2, लेकिन हमको जो पढ़ना है NCERT में वो इस फॉर्म में पढ़ना है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड पे ही सब कुछ है, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन और डी हाइड्रेशन रिएक्शन। तो चलो इस तीनों रिएक्शन को NCERT में डिटेल में दे रखा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं,
देखो पहला है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। होता है कि यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये मेरा अल्काइल हैलाइड में होगा। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल ग्रुप में अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, जो कि हमारा एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे अगर हम अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे अल्कोहलिक KOH क्या है। तो मेरा यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन और इस कार्बन से Cl दोनों साथ में रिमूव हो जाएगा और ये दोनों बॉन्ड मेरा डबल बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है ऊपर बात को कि कार्बन और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो डी मतलब रिमूव करना, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन। अगर हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करेंगे तो अब हमको यूज़ करना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किससे, अल्काइल हैलाइड से। अगर हम पढ़े डी हेलोजिनेशन, डी मतलब रिमूव करना, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन को। अगर दोनों कार्बन पे क्लोरीन ही जुड़ा हुआ है, दो हेलोजन ही जुड़ा हुआ है, जिसको बोलेंगे डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसके लिए जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जिंक। और ये रिएक्शन किस पे करेंगे, तो विसिनल डाइहाइलाइड से। अभी पढ़ेंगे विसिनल क्या है, जर्मिनल क्या है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं डीहाइड्रेशन, ठीक है। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको डिटेल में भी बात करेंगे। डीहाइड्रेशन, डी मतलब क्या होता है, रिमूव करना, हाइड्रेशन मतलब H2O, ठीक है। तो अगर एक कार्बन पे मेरा OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक कार्बन पे मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको अगर रिमूव करेंगे, H2O रिमूव होगा तो इसको बोलेंगे एल्कीन। जो रिएजेंट यूज़ करेंगे वो है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। और ये डिहाइड्रेशन किस में होता है, तो अल्कोहल में होता है। अल्कोहल क्या होता है, जिसमें कि अल्काइल ग्रुप में OH ग्रुप जुड़े हैं। तो इसके बारे में हम लोग का एक डिफरेंट चैप्टर ही है, अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि अल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाएंगे। तो मेरा जो मेथड है वो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, हम यूज़ करें अल्कोहलिक KOH। ये अल्कोहलिक KOH क्या है, तो या तो एग्जाम में ऐसा लिखे हो अल्कोहलिक KOH जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या आपको ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। तो देखो होता है क्या है, अल्कोहल यहाँ पे यूज़ करेंगे, ROH से अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं और KOH जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि अल्कोहलिक पोटास यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन अल्कोहल। अगर मेरा पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल में डिजॉल्व है तो उसको लिख सकते हैं अल्कोहलिक KOH, या इस तरह से अल्कोहल प्लस KOH। इनको यूज़ करेंगे अल्काइल हैलाइड पे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा बाई अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये है मेरा यहाँ पे हेलोजन एसिड यानी कि एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन का रिमूव होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसका रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, यही जो क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्शन के लिए। तो वो डिपेंड करता है जो ये एल्कीन फॉर्म हो रहा है उसके स्टेबिलिटी पे। वो कैसे देखेंगे अभी हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल में दे रखा है NCERT में कि जो भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि रिएक्टिविटी, वो डिपेंड करता है हेलोजन एटम पे, उसका नेचर कैसा है, और अल्काइल ग्रुप पे। हेलोजन एटम का नेचर मतलब कि आयोडीन है कि ब्रोमीन है कि क्लोरीन है। अगर आयोडीन है सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगा, क्लोरीन है तो सबसे स्लोएस्ट होगा। अल्काइल ग्रुप पे कि जो भी मेरा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन टर्सरी है कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी है। NCERT की भाषा हो गई, अपनी भाषा से तो चालू करते हैं। तो जो भी मेरा रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है एल्कीन जो फॉर्म हो रहा है उसके स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मेरा एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्कोहलिक KOH हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें ROH प्लस KOH है, ये अल्फा ग्रुप है, ये बीटा ग्रुप है, ठीक है। तो हमारा ये एल्कीन फॉर्म हो रहा है। इस एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने हाइपर कंजुगेशन जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है और रेजोनेंस अगर पढ़ा हुआ है तो आपको हेल्प मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो टॉपिक नोट कर लो, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, यहाँ पे हम उसका यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो ये सिंपल है। आगे पढ़ते हैं। अगर इस अल्फा कार्बन पे अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। अगर यहाँ पे हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं तो कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल था कि क्लोरीन और हाइड्रोजन रिमूव करें तो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, सिंपल था, इसमें कोई लेकिन अगर सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा होगा क्लोरीन तो फिर कौन सा मेरा एल्कीन फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा कि ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम दोनों ही फॉर्म करेंगे, एक कि यहाँ से क्लोरीन को रिमूव कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए और यहाँ पे बॉन्ड आ गया तो ये फॉर्म होगा, और फिर यहाँ पे रिमूव होगा तो ये फॉर्म होगा। अब इस दोनों में हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी के ऊपर। एल्कीन जो है उसका स्टेबिलिटी के ऊपर, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो एल्कीन का जब यहाँ पे हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, जब एक सिंगल पाई बॉन्ड है तो हम हाइपर कंजुगेशन का यूज़ करेंगे, जिसके पास जितना अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो उतना स्टेबल है। इसको कैसे काउंट करते हैं, देखो ये मेरे अगर जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन हैं उनके बगल वाले कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन लगे हैं उनको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है,
यहाँ पे देखो ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसके बगल वाला कार्बन जो भी है इस पर जितना हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। दो यहाँ भी है, यहाँ पे देखो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके बगल वाले कार्बन ये और ये, इन पे जितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 3 6 है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा मेरा स्टेबिलिटी, यानी कि उतना ही मेजर प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। तो ये मेरा ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ज़्यादा जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा बनेगा, जो कम स्टेबल है वो बहुत कम बनेगा। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं सेटजेफ रूल, जहाँ पे हम बात करते हैं मोड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर इस रिएक्शन के ऊपर बात करें, सबसे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है इस रिएक्शन के ऊपर बनता है। अगर यहाँ पे हम अल्कोहलिक KOH को यूज़ करें तो फिर क्या होगा। देखो ये मेरा क्लोरीन यहाँ पे सॉरी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये अल्फा हाइड्रोजन है सॉरी, और इसके ऊपर ये मेरा बीटा हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड मेरा यहाँ बन सकता है या यहाँ बन सकता है, तो कौन स्टेबल होगा उसको चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे बना लिए, फिर इस कंपाउंड में यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो ये मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, 3 इस पे, 2 इस पे, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे अगर मेरा बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है पहले से, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे परफेक्ट कंजुगेशन बन रहा है पाई सिग्मा पाई। तो अगर आपने रेजोनेंस पर पढ़ा हुआ है पता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का डी लोकलाइजेशन होगा और बहुत अच्छा रेजोनेंस होगा। और सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होता है रेजोनेंस का होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है। तो रेजोनेंस से जिसका स्टेबिलिटी बन रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस बन रहा है तो हाइपर कंजुगेशन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, ये सबसे स्टेबल होगा। इसमें कितना भी अल्फा हाइड्रोजन आ जाए, लेकिन मेरा ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस वाले को देंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल मेरा ये वाला होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन बन रहा है। अगर आपने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रेजोनेंस, यानी कि जो भी मेरे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, अगर ये वन प्लेस टू अनदर इनका डी लोकलाइजेशन होगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड मेरा कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे आ गया। तो जो डी लोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। और यहाँ पे एटम का पोजीशन चेंज होता है, जो कार्बन जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो पाई बॉन्ड का लोकेशन डी लोकलाइजेशन होगा, तो उनको बोलेंगे हम रेजोनेंस। ये कब हो सकता है, या तो मेरा कार्बन केटायन हो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज तब होगा, कार्बन आयन हो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज तब ये डी लोकलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, या मेरा लोन पेयर हो पाई सिग्मा लोन पेयर तब इन डी लोकलाइजेशन होता है, या कोई फ्री रेडिकल हो उससे भी हो सकता है। तो इन कंडीशन के अंदर रेजोनेंस होगा। तो जहाँ पे ये कंजुगेशन बनेगा वहाँ पे सावधान रहना कि ये रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, तो ये डी लोकलाइजेशन लोकेशन चेंज हो गया, तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डी हैलोजिनेशन, जो मेरा सेकेंड तरीका है एल्कीन बनाने का, वो है मेरा हैलोजिनेशन, डी हैलोजिनेशन। ठीक है, तो चलो डी हैलोजिनेशन पढ़ते हैं। डी हैलोजिनेशन क्या है, देखो दो टाइप के आपके जैसे इंसेट में रखा डाइहाइड होते हैं, विसिनल और जेमिनल। तो एक ही कार्बन पे अगर दोनों मतलब हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उनको बोलते हैं जेमिनल डाइहाइड। अगर दो कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े हैं डिफरेंट पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो अब इनको बोलते हैं विसिनल डाइहाइड। ठीक है, सिंपल है कि अगर हम जिंक यूज करेंगे तो मेरा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, एनसेट में नहीं दे रखा है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जिंक इन दोनों ब्रोमीन से रिएक्ट करके ZnBr2 बना लेगा और दोनों जो ब्रोमीन हटेगा तो इनके बॉन्ड आपस में जुड़ कर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस इतना ही एनसेट में दे रखा है। और ये किस पे होगा, तो वेसिनल डाइहाइड पे होगा, यानी कि दोनों ब्रोमीन दो डिफरेंट कार्बन पे जुड़े होने चाहिए, सेम पे जुड़ेंगे तो अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ना है, ये है डिहाइड्रेशन। कौन सा डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, वो भी अल्कोहल का। देखो अल्कोहल क्या है, ROH ग्रुप को बोलते हैं अल्कोहल। किसी भी अल्काइल ग्रुप में OH ग्रुप जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, और ये एसिडिक के प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रोजन, इसलिए बोलते हैं डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं। कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं मेरे मोस्ट कॉमनली, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सनट्रेटेड H3PO4। जो NCERT में दे रखा है वो H2SO4 को दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये होता है, तो उसको पढ़ते हैं। ये एक अल्कोहल है मेरा, यहाँ पे यूज़ करें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा देखते हैं। अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप जहाँ पे है वो मेरे अल्कोहल होते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, जो भी हम एसिड यूज़ कर रहे हैं वो H+ रिलीज करेगा, ये H+ जाके OH ग्रुप पे अटैक करेगा और
H2O का फॉर्मेशन करेगा, जो कि इस तरह आपका दिखेगा। मतलब दिखेगा नहीं, मतलब हम सब कुछ एजम्पशन है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा ये H2O ग्रुप यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और अपने जो भी हमारे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेके चला जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन में मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के फॉर्मेशन को बोलते हैं कार्बोकेटायन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत लालची है, इसको जहाँ जहाँ स्टेबिलिटी मिलेगा वहाँ पे चला जाएगा, जो इसको ज़्यादा पसंद करेगा वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव फॉर्म हो गया और फिर इस कार्बन का हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और खुद H+ लूज हो जाएगा, तब यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, एसिड से H+ आया, वो OH पे अटैक करेगा, H2O अलग हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बोकेटायन के लिए उसके बगल वाला कार्बन अगर एक हाइड्रोजन अपना लूज करते H+ और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करते तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो स्पेशल बात है, जो इस पर क्वेश्चन आएगा वो ये है कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी को देखना है हम लोग को और इसका रीअरेंजमेंट होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो चलो इसको बारे में पढ़ते हैं। तो एनसेट में देखा कि हाँ अल्कोहल जो होता है RH ग्रुप होता है, वाटर में रिड्यूस करेंगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं, ये बीटा एलिमिनेशन है या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हो। यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन का जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही मेरा रिएक्टिविटी होगा डिहाइड्रेशन के लिए। तो हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो पूछेंगे कि कौन ज़्यादा डिहाइड्रेशन करेगा, तो सबका हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कराएंगे और फिर उनका स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल बेस्ड हमको एग्जाम्पल का इसलिए मैंने ऐड कर रखा है। जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, जो मेरा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है वो H+ दिया, ये H+ OH पे अटैक किया, H2 यहाँ से रिमूव हो गया और जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ था वहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब देखो अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है तो उसका यहाँ पे यूज़ है, टॉपिक नोट कर लो, अगर नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जो मेरे CH3 ग्रुप हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से इस कार्बोकेटायन को। तो जितना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही खुश होगा और वो उनके पास चला जाएगा जो जिनको जितना इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो होगा यहाँ पे क्या कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये मेरा यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं ये इसमें देख लो, ठीक है, ये कार्बोकेटायन यहाँ पे था, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया 3 डिग्री कार्बन के पास और ये मिथाइल शिफ्टिंग हो गया और ये मेरा ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे इसको 2 ही कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, अब इसको यहाँ पे 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन देने लगे तो ज़्यादा खुश है, तो ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे अब मेरा कार्बोकेटायन है फिर उसके बगल वाला कार्बन जो है अपना हाइड्रोजन लूज कर देगा और हमारा इस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये कार्बोकेटायन है, ये अपना यहाँ पे तो बहुत सारे एल्कीन बनेंगे लेकिन जो सबसे मेजर वाला यही होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3, जैसे ये मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये एल्कीन का मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम जब भी डिहाइड्रेशन करेंगे तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखेंगे, वो पूरा मैकेनिज्म आपको याद नहीं करना है, बस इतना याद करो कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपना OH ग्रुप वहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और जो जितना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा वहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दे रखा है कि जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होंगे वो गैसेस होंगे, जो नेक्स्ट 14 मेंबर्स होंगे वो लिक्विड होंगे और जो हायर वंस होंगे वो सॉलिड होंगे। तो इनको सिंपली बोल सकते हैं कि कार्बन अगर मेरा 2 to 4 हो तो गैसियस होगा, 5 से 17 हो तो लिक्विड होगा, उससे ज़्यादा हो तो सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये स्टेट के बारे में हो गया। उसके बाद बोलता है कि जो भी हमारे एल्कीन्स है नॉर्मली कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है, ना ही कोई कलर होगा ना ही कोई ऑर्डर होगा। लेकिन इथीन जो है ये कलरलेस होते हैं लेकिन इनमें स्मेल होता है स्वीट स्मेल के होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है। आगे पढ़ते हैं कि ये जो है मेरे एल्कीन्स जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हुआ और पेट्रोलियम ईथर हुआ, इनके अंदर सॉल्युबल होता है, ठीक है, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो एल्कीन्स कलरलेस हुआ, ऑर्डरलेस हुआ, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, लेकिन कहाँ पे सॉल्युबल होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है जैसे कि बेंजीन हुआ, पेट्रोलियम ईथर होगा, वहाँ पे सॉल्युबल होगा। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन साइज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। बोल रहा है बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रखा है कि अगर एक CH2 ग्रुप इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट मेरा 10 से 20 केल्विन जो है इंक्रीज करता है, बहुत अच्छा दे रखा है। अब देखो एल्केन्स में हमने पढ़ा था कि अगर मेरा ब्रांचिंग इंक्रीज करेगा
नंबर ऑफ साइड चेन इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा था। यहाँ भी सेम है जैसे एल्केन्स में था, अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट तब इंक्रीज करेगा जब स्ट्रेट चेन हो, यानी कि ब्रांचिंग कम हो। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो ये था मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन। यहाँ पे दे रखा है कि हाँ कलरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है इनका। स्टेट के बारे में देख लिया हम लोगों ने। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखना है कि इंक्रीज करेंगे मोलिकुलर वेट तो बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दे रखा है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना कम होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमने पढ़ा था प्रिपरेशन में कि एल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि एल्कीन से हम क्या क्या बना सकते हैं, अल्कोहल कैसे बनाएंगे, अल्काइल हाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि एल्कीन में जो है रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये वीक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के लवर जो हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल्स है जिनको चाहिए, वो खूब ज़्यादा इस पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे रिएक्शन, 8-9 रिएक्शन है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। देखो हमने अच्छे से पढ़ा था, जैसे कि ये वहीं पे देखा था एल्केन के प्रिपरेशन के अंदर कि कोई भी एल्कीन है उसमें निकिल प्लेटिनम डालेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अभी हमने देखा था। सेकेंड है एडिशन ऑफ द हेलोजन। देखो अच्छे से इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जब भी हम किसी हेलोजन को एल्कीन के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो हमने जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में टोटल आपके ऑर्गेनिक में 3 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पे, खास करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कैसे होता है। कोई भी एल्कीन है, जैसे यहाँ पे इथीन का एग्जांपल दिया है, अगर इसमें कोई भी हम हेलोजन जैसे Br2, ठीक है यही ना हम लोग पढ़ रहे हैं कि एडिशन ऑफ दी हेलोजन पढ़ रहे हैं, हेलोजन को ऐड करेंगे एल्कीन के अंदर। तो कोई भी हेलोजन है जैसे Br2 है उसको ऐड कर रहे हैं अगर एल्कीन के अंदर, तो Br2 जो है मेरा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हुआ क्या कि दोनों जो ब्रोमीन है, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, उन दोनों कार्बन पे दोनों ब्रोमीन मेरा जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा जो है सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं एज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की तरह, यानी कि अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा तो इसे हम पता लगा लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लाइन यहाँ पे दे रखा है कि डीक्लोराइजेशन ऑफ Br2CCl4, यानी कि Br2CCl4 कैसा था, रेडिश ब्राउन कलर का था, लेकिन अगर उसमें हम इथिन ऐड कर दें तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि जो भी हम कंपाउंड ऐड किए थे वो मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो डीक्लोराइजेशन ऑफ Br2CCl4 इसको यूज़ करते हैं अनसैचुरेशन पता करने के लिए। ठीक है, ये इससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ डबल बॉन्ड है इसके अंदर या ट्रिपल बॉन्ड है, ये Br2CCl4 से हो सकता है। ठीक है, आगे दे रखा है कि ये जो रिएक्शन है मेरा, ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। और यहाँ पे NCERT में लाइन दे रखा है कि यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अब ये साइक्लिक हेलोनियम आयन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो एक लाइन बहुत अच्छे समझ लो कि हाँ मान ली Br2CCl4 से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। आपने बेंजीन का नाम सुना होगा। बेंजीन जो है इसमें भर भर के 3 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन Br2CCl4 से शो नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल्ड है, वो क्यों फालतू में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो ही नहीं करता। तो इसलिए बेंजीन जो है इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी इसी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बेंजीन इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। अब मैकेनिज्म की स्टार्ट करते हैं, कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सिंपल सा है। कोई भी मान लो यहाँ पे जैसे प्रोपीन ले लिए, यहाँ पे Cl2 कोई भी हेलोजन ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दोनों के बीच में पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बॉन्ड पे भी डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक क्लोरीन जो है जैसे पॉजिटिव, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट तब होगा जब ये क्लोरीन इससे जुड़ के एक साइक्लिक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, इसी को बोलेंगे साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब जाके इसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हुआ है। फिर जो सेकेंड वाला मेरा क्लोरीन था Cl- वो अटैक करेगा और 2 कार्बन पे, जो भी दोनों कार्बन जो
पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे उन दोनों कार्बन पे मेरा 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और ये एंटी एडिशन होगा। ठीक है, ये सेम एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। आयोडीन जो है ये इस रिएक्शन को शो नहीं करता है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आयोडीन यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में कि आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर दी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आयोडीन जो है इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। ब्रोमीन शो करता है, क्लोरीन शो करता है, आयोडीन नहीं करता है। ठीक है, और Br2CL4 को यूज़ करते हैं टेस्ट ऑफ ऑन सेचुरेशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। चलो आगे पढ़ते हैं। सेकेंड जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और हैलोजन यानी कि HCl, HBr, HI इनको ऐड करेंगे अपने एल्कीन के अंदर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड दे रखा है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो HI होगा, फिर HBr होगा, HCl होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा, आगे पढ़ेंगे क्यों होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है एल्कीन से ऐड होने के लिए वो HI होगा। ठीक है, तो देखो ये भी जो है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हम 2 टाइम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे साइमेट्रिकल एल्कीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक ऑन साइमेट्रिकल एल्कीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर हम आगे दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं साइमेट्रिकल है, सीधा साइमेट्रिकल तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कार्बन इक्वली होगा। तो एक पे हाइड्रोजन जोड़ दो, एक बार Br जोड़ दो, कोई मैकेनिज्म मत समझो, सिंपल हो गया। यहाँ पे भी साइमेट्रिकल है तो एक पे हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक बार ब्रोमीन जोड़ दिए, हो गया काम। लेकिन अगर ऑन साइमेट्रिकल एल्कीन है और हमको यहाँ पे HBr ऐड करना है तो फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मार्कोनिकोव रूल का। ये क्या रूल कहता है, प्लीज़ समझ लो। ये कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ दी जो भी हम ऐड कर रहे हैं उसका निगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, तो उसी कार्बन पे अटैच होगा जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। फिर से रिपीट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे HBr है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे निगेटिव चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज वहाँ पे ऐड होगा उस कार्बन पे जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होगा। तो इस दोनों में से ही किसी एटम पे हो सकता है। इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो इस पे हमारा निगेटिव चार्ज जो है ब्रोमीन जो है वो ऐड होगा और वहीं हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। सिंपल ये बोलता है मार्कोनिकोव रूल कि निगेटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ेगा उस पाई बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे कम हाइड्रोजन जुड़ा हो। ठीक है, ये होता है मार्कोनिकोव रूल। तो ऑन सिमेट्रिकल अगर हमारे एल्कीन है उसके लिए ये चीज़ फॉलो होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर होगा। आगे पढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, कैसे ये हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कैसा क्यों ऐसा हो रहा है। तो होता है क्या है कि जैसे ये मेरा एल्कीन है, यहाँ पे हम HBr ऐड करा रहे हैं। HBr यहाँ से H+ आ गया। ठीक है, ये दोनों कार्बन पे अटैक करेगा, दोनों जो भी मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन है उन पे अटैक करेगा। तो एक पे अगर इस पे अटैक किया तो इस पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे अटैक किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों कार्बोकेटाइन जो भी फॉर्मेशन हो रहा है इनका हम देखेंगे स्टेबिलिटी। तो 2 डिग्री जो ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री कम स्टेबल होता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन उसको देंगे तो ये खुश हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इस स्टेबल कार्बोकेटाइन पे इसका तो काम हो गया, हाइड्रोजन तो मेरा काम कर दिया है। अब मेरा आएगा एक्शन में ब्रोमीन अब इस पे अटैक करेगा जो कि निगेटिव पार्ट है, और यहाँ पे हमारा क्योंकि ये स्टेबल है 2 डिग्री कार्बन वाला स्टेबल है, तो यहाँ पे मेरा ब्रोमीन एक्ट करेगा और फिर जाके मेरा ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो कि होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब तुम बताओ कि जब मेरा ये ना रिएक्शन था इसमें ब्रोमीन कहाँ पे अटैच हुआ मेजर प्रोडक्ट में, तो ब्रोमीन हमारा यहाँ पे जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है वहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे कम हाइड्रोजन है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोकेटाइन यही वाला स्टेबल था तो ब्रोमीन वहाँ पे अटैक किया। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो कह सकते हैं हम कि यहाँ पे बन रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और रिजेक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रहा है मेरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जितना ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही फास्ट ये रिएक्शन होगा। और चूंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यहाँ पे अरेंजमेंट भी हो सकता है। कैसे होगा, फिर एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, HI अटैक किया। ठीक है, हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे अटैक किया। ठीक है, लेकिन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोकेटाइन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। 2 कार्बन इसको डोनेट करेंगे। ये वाला यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको मैंने लिखा भी नहीं है और स्टेबल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये मेरा कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। उसके बाद ये तो H+ का काम हो गया। अब इस पर जो है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा। अभी भी ये पहले तो 1 डिग्री वाला मैंने लिखा ही नहीं, 2 डिग्री वाला ये फॉर्म हुआ। यहाँ पे 2 इसको कार्बन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब ये मिथाइल शिफ्ट होगा तब ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे पिछले एग्जांपल में हुआ था। अब ये कार्बोकेटाइन जो है ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री
कार्बन का ज़्यादा स्टेबल है तो फिर ये वाला यहीं पे रहेगा और फिर इस पे आई माइनस जो है बचा हुआ था वो अटैक करेगा और यहाँ पे मेरा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो बस रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटाइन वहाँ पे शिफ्ट करता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है और ये है मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये था रीअरेंजमेंट और ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये मेरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ लिए कि मार्कोनिकोव रूल से कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जो कि कैसे होता है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और खार्स इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ध्यान से ऊपर क्या है। पहला बात, ये यहाँ पे हम पेरोक्साइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम HBr को यहाँ पे ऐड करेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन एंटी टू मार्कोनिकोव रूल लगेगा। क्यों होगा ऐसा, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहला बात कि यहाँ पे हमको इस रिएक्शन अगर तभी हो पाएगा जब दो चीज़ कंपलसरी होगा। एक तो यहाँ पे हमको पेरोक्साइड चाहिए और दूसरा यहाँ पे HBr चाहिए। HI अगर रहे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, HCl अगर रहे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। हमको बस चाहिए वो चाहिए HBr। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो फिर कैसे होता है रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो पेरोक्साइड ये क्या है, तो पेरोक्साइड जो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो है बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी कि दोनों साइड में बेंजीन ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बीच में CO और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन कब होगा, जब HBr हो और पेरोक्साइड हो। कोई भी एल्कीन ले लिए तो मेरा जो मार्कोनिकोव रूल से अगर हम इसको करते हैं तो Br मेरा कहाँ पे ऐड होता है, यहाँ पे Br ऐड होता है। लेकिन यहाँ पे आपका Br जो है इस कार्बन पे अटैच्ड है, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे अटैच हो गया, उल्टा हो गया। तो क्यों हुआ उसको पढ़ते हैं मैकेनिज्म के अनुसार। पहले जो है हम पेरोक्साइड जो लिए उसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो पेरोक्साइड बॉन्ड है इसका होमोलिसिस हो जाएगा और हमारा यहाँ पे हाफ में ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये CO2 जो है वो रिलीज़ कर जाएगा और जो बेंजीन है, बेंजीन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। इस बेंजीन पे ऐसा स्ट्रक्चर का होगा, बेंजीन पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। अब ये बेंजीन वाला फ्री रेडिकल है, ये अटैक करेगा HBr जो हमने लिया था रिएक्टेंट में, इस HBr को ऐड करेगा, फिर इसका भी होमोलिसिस कराएगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। ये पूरा का पूरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। एक फ्री रेडिकल ये बना, फिर ये ब्रोमीन को बनाया, अब ये ब्रोमीन जाएगा और फिर एल्कीन पे एक्ट करेगा। एल्कीन के जो पाई बॉन्ड है वहाँ पे एक्ट करेगा और फिर यहाँ भी होमोलिसिस कराएगा। इनको भी इक्वली, जैसे एक बॉन्ड में होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको ये इक्वली बांट देगा 2 में, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। अब अगर ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर ब्रोमीन यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ का फ्री रेडिकल बचा रह जाएगा, जो कि इसमें दिखाया है। अब आप बताओ ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल में स्टेबल कौन सा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, 2 डिग्री जो है फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे 2 कार्बन इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर रहे हैं तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये मोर स्टेबल जो फ्री रेडिकल है इस पर हमारा दूसरा Br फ्री रेडिकल होगा, वो अटैक करेगा और फिर हमारा ब्रोमीन जो है वहाँ पे जो जगह, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है पहले जो था मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें मार्कोनिकोव यूज होता था, तो वहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन बनता था। यहाँ पे बन रहा है मेरा फ्री रेडिकल बन रहा है और फ्री रेडिकल में 2 डिग्री स्टेबल होगा और फिर ये मेरा ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है मेरा ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। आगे जो है यहाँ पे दे रखा है कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है HCl और HI में ऑब्जर्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीज़न पढ़ते हैं। बिकॉज जो HCl है ये इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। HCl जो है इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है HBr के कंपेरिजन में, तो ये क्लीवेज इनका नहीं होगा। जो होमोलिसिस हो रहा था ना इनका हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, और HI की बात करें तो HI बॉन्ड जो है बहुत वीक बॉन्ड है, ये ईजिली टूट जाएगा। आयोडीन फ्री रेडिकल जो है ईजिली टूट जाएंगे और ये आपस में ही कंबाइन करके आयोडीन मॉलिक्यूल ही फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए HCl नहीं होगा, HI नहीं होगा, जो होगा वो HBr होगा। ठीक है, और अगर हम HCl और HI यूज़ कर लिए और साथ में पेरोक्साइड भी यूज़ कर लिए तो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन तभी होगा जब HBr होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन है। ठीक है, एल्कीन ही है, एल्कीन में हम लोग सल्फ्यूरिक एडिशन, तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो इस कोल्ड वर्ड पे ध्यान देना है।
अगर कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो तब इस रिएक्शन को हम जाएंगे, नहीं तो यहाँ भी देखो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। याद देना, अगर कोल्ड लिख रखा है, कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तब इस रिएक्शन को हम करेंगे। यहाँ भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, यहाँ भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, कार्बोकेटायन होगा, लेकिन इससे उतना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता और इसमें मैकेनिज्म भी नहीं दे रखा है। तो सिंपल सा हम पढ़ेंगे कि सिंपल यहाँ पे एडिशन होगा किसका, HSO4 का। एल्कीन के अंदर मेरा HSO4 का एडिशन होगा और जो कि मतलब वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके देख लो, यही होगा कि हाँ 2 डिग्री वाले पे ही हमारा HSO4 का अटैचमेंट होगा। बस कोल्ड कंसनट्रेटेड HSO4 को देखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, फिर साथ में हम एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेंगे, दोनों ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर चाहे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है या एडिशन ऑफ वाटर है, दोनों में ही मेरा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है और दोनों में ही रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाटर में क्या रिएजेंट लेंगे, यहाँ पे लेंगे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और H2O मॉलिक्यूल लेंगे। तो यहाँ पे हम H2O मॉलिक्यूल लेंगे और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। ठीक है, और तब मेरा जो फॉर्मेशन होता है उसको हम देखते हैं। यहाँ भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कैसे इसका होता है। देखो, और एक चीज़ देख लो, अभी हम कुछ देर पहले जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़े थे कि अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाएंगे, जहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ऐसे ही आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, कन्वर्जन में बहुत आपको हेल्प होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं और प्रिपरेशन के टाइम अल्कोहल से हम एल्कीन नहीं बनाए थे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, हम यहाँ पे H+H2 ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले H+ जो है अटैक करेगा, ठीक है, और हमारे यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ये आपको पता है कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है उतना, क्योंकि ये 2 डिग्री है। अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाए यहाँ पे और ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। अब इसको 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बहुत खुश है, तो ये स्टेबल रहेगा। फिर जो दूसरा पार्ट था ये हमारा रिएजेंट का H2O, वो अटैक करेगा और यहाँ पे H2 ऐड हो जाएगा और फिर यहाँ से एक H+ जो है लूज हो जाएगा और मेरा OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। वही है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे है कि कोल्ड लिखे, कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब ये होगा HSO4 का जुड़ेंगे। अगर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखे H+H2 लिख दे, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर है और सेम दोनों में ही रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन होगा। मैकेनिज्म दोनों में बिल्कुल सेम ही है। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ध्यान से मैं बता रहा हूँ, पढ़ोगे तुरंत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का 2 मेथड है, एक है बेयर्स रिएजेंट और दूसरा है ये एसिडिक द्वारा मेथड। तो पहले हम पढ़ते हैं बेयर्स रिएजेंट के बारे में। होता क्या है, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है इसको फॉलो करो। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूटेड, कितना डाइल्यूट, तो 1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डाइल्यूट कितना परसेंट, तो 1%, कोल्ड कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड, एल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, तो कोल्ड डाइल्यूट एक्वस जो भी मेरा पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4 उसको बोलेंगे बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, मैं आपको सिंपल जो ट्रिक बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो, एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा, बस इतना ही है, कोई मैकेनिज्म नहीं इसमें। इतना है कि पाई बॉन्ड तोड़ो, दोनों कार्बन पे 2 OH जोड़ो। जैसे ये एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को तोड़ दिए और दोनों कार्बन पे एक OH ग्रुप जोड़ दिए, तो खूब मस्त मेरा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट KMnO4 लिए हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे और अल्कलाइन मीडियम है, तो मेरा पाई बॉन्ड तोड़ो और दोनों कार्बन पे एक OH जोड़ दो, तो खूब मस्त मेरा ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी देखो यही है, एल्कीन है, पाई बॉन्ड को तोड़ दिए, दोनों कार्बन पे एक OH जोड़ दिए और डाइल्यूट KMnO4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा फॉर्म हो जाएगा। इतना ही है, सिंपल सा है, बस एक ट्रिक याद कर लो, पाई बॉन्ड तोड़ो, दोनों कार्बन पे 2 OH जोड़ो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कार्बोकेटायन रिएरेंजमेंट ये सब नहीं होने वाला है, सिंपल सा यही है। ठीक है, तो ये मेरा पहला मेथड था ऑक्सीडेशन का, एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और अल्कोहल बना रहे हैं। देख रहे हो, अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बनाए थे, यहाँ भी बना रहे हैं। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे एक OH ग्रुप पहले जुड़ रहा था, अब यहाँ पे 2 OH ग्रुप जुड़ रहा है, यानी कि विसिनल ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, दोनों कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, अगला है, अगर एसिडिक पोटाशियम परमानेंट हो, ये अल्कलाइन KMnO4 था, अल्कलाइन KMnO4 था, अब हम पढ़ रहे हैं एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 यानी कि पोटाशियम डाइक्रोमेट हो, तब क्या होगा, तब जो है मेरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा
और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा। तो ये पहले ओजोनोलिसिस हम पढ़ के आएंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक ये है ओजोनोलिसिस है। अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाम क्या है? ओजोनोलाइसिस। होता क्या है कि पहले हम एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल करेंगे। कोई भी एल्कीन है देखो, उसमें ओजोन मॉलिक्यूल्स को पहले ऐड करेंगे, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, ऐसे ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, फिर ओजोनाइड का क्लीवेज होगा और हमारा जिंक H2 से और हमारा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये NCERT लाइनों के ऐसे होने वाला है। लेकिन अगर NCERT के अनुसार चलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरे अनुसार चलो, ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली होने लगेगा। करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे एल्कीन लेंगे, यहाँ पे O3 ऐड करेंगे। तो O3 ऐड करने से क्या होगा कि ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा, फिर H2 ऐड करेंगे तो ये होगा। मेरा ट्रिक ये है, 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 ऑक्सीजन जोड़ो। सबसे बेस्ट तरीका है, इतना अच्छा मैं इसको करा दूंगा, आप ध्यान रखोगे। 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 ऑक्सीजन जोड़ो। करना है कि जैसे एल्कीन है, इस बॉन्ड को तोड़ दिए और दोनों कार्बन पे 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। तो कार्बन पे जो ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ऐसा फॉर्म होगा और साथ में फॉर्म होगा H2O2। अब H2O2 जो ये फॉर्म होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर अल्डिहाइड आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इसको तुरंत कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऑक्सीडेशन करके इसका ऑक्सीडेशन से। लेकिन अगर कीटोन फॉर्म हुआ है तो इसको ऑक्सीडाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हमको अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कराना है रिएक्शन के अंदर, तो इस H2 को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो तुरंत इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस H2 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ख़त्म करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग जिंक। ठीक है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तब इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 ऑक्सीजन जोड़ो। ठीक है, अगर हम अल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो इस H2 को ख़त्म करना पड़ेगा और इस H2O2 को ख़त्म करने के लिए हमको जिंक यूज़ करना पड़ेगा। तो कहीं भी अगर जिंक दिख जाए, यानी कि वो हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो जिंक दिख जाए यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने वाला है, यानी कि NCERT में आपका जितने भी दे रखा है वहाँ पे जिंक यूज़ करके दे रखा है, यानी कि सारे में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया हुआ है, सब में अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ये एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो है H2 को ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो चलो NCERT एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है? एल्कीन है। करना क्या है हम लोग को, 2 बॉन्ड तोड़ो, दोनों कार्बन में 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए, सिंपल, इस पे जा ही ना। ठीक है, ओजोनाइड में जाओ मत, बस देख लो कि हाँ O3 है, जिंक है, H2O है, दोनों बॉन्ड तोड़े, दोनों कार्बन में 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। ठीक है, और जिंक है यानी कि अल्डिहाइड बनेगा, एसिड नहीं बन सकता है। बस 2 कार्बन का अल्डिहाइड क्या होगा? इथेनॉल, और 1 कार्बन का अल्डिहाइड मिथेनॉल। अगर इसमें बात करें इस एग्जाम्पल में, ठीक है, तो दोनों बॉन्ड को तोड़े, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब देखो, 2 इस कार्बन पे अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो मेरा कीटोन का फॉर्मेशन होगा। देखो अल्डिहाइड कीटोन को अगर आपको नहीं पता है क्या है, तो RCHO ग्रुप होता है, ये अल्डिहाइड होता है। अगर RCO ग्रुप होता है तो ये कीटोन होता है। तो ये R हुआ और ये R हुआ और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो ये मेरा कीटोन ग्रुप हुआ। ठीक है, तो कुछ नहीं, 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो एक ये मेरा बनेगा कीटोन और एक मेरा ये बनेगा अल्डिहाइड। तो कीटोन और अल्डिहाइड बनेंगे, एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा जब भी जिंक, क्योंकि हर क्वेश्चन में यहाँ पे जिंक यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल करा दे रहा हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये एग्जांपल देखो, ये मेरा है एक एल्कीन है, यहाँ पे हम ऐड किए O3 H2O और जिंक, यहाँ पे हम ऐड किए हैं O3 और H2O। ध्यान से देखो, सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। O3 अगर H2O और जिंक ऐड करते हैं तो क्या करेंगे, 2 बॉन्ड तोड़े, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिंक यूज़ किए हैं तो ये मेरा अल्डिहाइड और कीटोन नहीं बन सकता, एसिड नहीं बन सकता, तो इसका अल्डिहाइड और इसका एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री पे है, तो बनेगा मेरा अल्डिहाइड और अल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर O3 और H2 ऐड करेंगे, जिंक नहीं है, तो यहाँ पे मेरा H2O2 का फॉर्मेशन होगा और ये H2O2 इस अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड में, तब यहाँ पे बनेगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्डिहाइड नहीं बनेगा। इनका ऑक्सीडेशन हो गया इस H2O2 से। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और फाइंड द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको हम ओजोनोलिसिस को यूज़ करते हैं किसी भी एल्कीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन को फाइंड करने के अंदर। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं ओजोनोलिसिस को, डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द एल्कीन्स। ये ओजोनोलिसिस वाला हो गया, और ये एग्जांपल जिसे आप दोनों को समझ सकते हो। फिर यहाँ पे है पोलीमराइजेशन के ऊपर, तो पोलीमराइजेशन सिंपल है कि हाँ, मोनोमर को हम लोग ऐड करके, बहुत सारे कैटलिस्ट ऐड करके पॉलीमर बनाते हैं, उसी को बोलते हैं पोलीमराइजेशन। ठीक है, जैसे इथिन से बना देंगे पॉलीथीन, प्रोपिन से बना देंगे पॉलीप्रोपिन, इनको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे, ठीक है, यूजेस के अंदर। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, तो जितना इंपॉर्टेंट है मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से करा दिया है। और आप चाहते हो अगर इस NCERT हाइलाइट्स को
लेना तो प्लीज़ प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबके अपलोड कर रखे हैं।